हूँ कि इतने व्यस्तम कार्यक्रम आप लोगों के होते हुए भी आज आप लोगों ने हमें समय दिया है। मैं वीके शर्मा, एक्स डीआईजी, एचपी स्टेट एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। और मेरे साथ जो मेरे साथी हैं श्री नंदलाल नेहरू जी, जो मेरे दाईं साइड बैठे हैं, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एचपी स्टेट एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन के। और मेरी बाईं तरफ दूर लाहौल स्पीति से हमारे आए हुए साथी हैं श्री करम सिंह ठाकुर जी, जो अपने सारे काम छोड़कर यहाँ इसकी इम्पोर्टेंस, प्रेस क्लब की इम्पोर्टेंस और हमारी इस कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इतनी दूर रात चलकर हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं इनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि पहले और बार बार मैं आप लोगों से निवेदन कर चुका हूँ कि हम लोग जो पैरामिलिट्री के लोग हैं, ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई अस्तित्व इस देश में अभी तक ना है, ना पहचान दी गई है। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, उसे नाम दिया जाता है। हर आदमी को कोई ना कोई पहचान है इस देश में, लेकिन पैरामिलिट्री के लोगों को कोई पहचान नहीं। जो भी काम होता है, जैसी भी सेवाएं हम लोग करते हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। हम राष्ट्रभक्त होने के नाते हर काम देशभक्ति के ओतप्रोत होकर करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट हम हैं, हम इलेक्शंस में हम हैं, बॉर्डर पर हम लोग सीने पर गोली खाते हैं। पिछले 30 साल से पीस टाइम में हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होने के नाते मैक्सिमम कैजुअलिटी हमारी है। लेकिन आज तक किसी भी गवर्नमेंट को बार बार निवेदन करने के बावजूद, बेशक वो नेशनल लेवल पर हो, बेशक वो स्टेट लेवल पर हो, कोई भी जू उसके कान पर नहीं रहेगी। सब ये समझते हैं कि ये पैट्रियोटिक हैं, ये डिसिप्लिन्ड हैं, इसलिए ये काम तो करते रहेंगे। इनकी डिमांडों को और इनकी जो जेन्युइन बातें हैं उनको सुनना भी शायद उनको गवारा नहीं है। तो दुखी होकर हमारे सभी साथियों ने मिलकर ये विचार किया कि ये बहुत हो चुका है, अब हमारे साथ अन्याय बहुत हो चुका है, अस्तित्वहीन हम हो गए हैं, न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे जो जवान हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी कैंटीन सुविधाएं हमारे से छीन ली गई हैं। हमारी मेडिकल सुविधाएं हमारे को ना के बराबर हैं, जो कि शून्य ही कहिए, इस स्टेट में तो बिल्कुल शून्य के बराबर हैं। और इस प्रकार हमारे को कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई जो कि हमारे लिए न्यायोचित है और न्यायपालिका ने जिसका हमारे लिए आदेश दिए हुए हैं। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन हमारे को डिक्लेयर किया गया है, लेकिन हम आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन सिर्फ नाम से हैं, लेकिन उसकी कोई भी फैसिलिटी हमको एक्सटेंड नहीं की गई है। और एक साइड में गवर्नमेंट हमको आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन कहती है, वर्दी में रखती है, 24 घंटे ड्यूटी लेती है, हर काम फौज का लेती है, और दूसरी तरफ एमएचए सर्कुलर निकालता है कि आप सिविलियन हैं और आपको कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया जाएगा जो कि फौज को या आर्मी को दिया जाता है। तो इस दोगलेपन की नीति के कारण हमारे सभी साथी बहुत परेशान हैं। जो सेवा में हैं वो भी परेशान हैं कि आने वाले समय में उनको पेंशन से भी वंचित कर दिया गया है, और जो सेवानिवृत्त हैं पिछले कई सालों से, अब आप देखिए उनकी उम्र 65, 70, 75, कोई 80, कोई 85 साल कोई का है। और अभी आपने रिसेंट रैली अगर हमारी लोअर बाजार में शिमला में देखी होगी, तो जो सबसे आगे लीड कर रहा था, एक 90 साल का हमारा साथी था जो सबसे आगे उसको लीड कर रहा था। इसलिए कर रहा था कि उसके दिल में दर्द थी कि हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, इस उम्र में भी हमको आवारा पशुओं की तरह छोड़ा जा रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पिछले 3 साल से जब एक इलेक्शन हमारे हुए, फ्रेश इलेक्शन हुए, तो एक नई कमेटी का गठन हुआ। उस नई कमेटी ने इस प्रदेश के प्रत्येक तहसील, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और हर जगह जाकर मीटिंग की, और मीटिंग कर कर हम पैरामिलिट्री सदस्यों को इकट्ठा किया। और अब हम जो हैं आपस में बटे हुए नहीं हैं, पहले बटे हुए थे, लेकिन अब बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आसाम राइफल सब एक झंडे के नीचे हैं, और एमएचए के वो पैरामिलिट्री के सदस्य होने के नाते इकट्ठे हुए हैं। और स्टेट की हर तहसील में और हर डिस्ट्रिक्ट में वो इकट्ठे होकर उन सब ने मीटिंग्स की हैं। पिछले 3 साल से लगातार हमारी मीटिंग्स चलती जा रही हैं कि हमको क्या करना चाहिए। इन मीटिंग्स के कारण हमने स्टेट में हर जगह पर रैलियां की हैं और विचार गोष्ठियां की हैं। 5 मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिए गए हैं कि हमारी ये जेन्युइन डिमांड्स हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। पर्सनल मिलकर रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन आज तक किसी के भी कान पे जूं नहीं रहेगी, और हमको बुलाया नहीं गया। हमको भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया गया कि ये किसी काम की नहीं है, इनको तो काम आना है, देश सेवा करना है, और वो करते रहेंगे। ये मेरा मानना है, प्रतिज्ञा है कि हम लोग कर्तव्यनिष्ठ हैं, पैट्रियट हैं, देश की सेवा करते हैं, चुनी हुई सरकारों का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम मनुष्य भी हैं और हमारा अस्तित्व भी है।
जब तक हमारा अस्तित्व हमें नहीं दिया जाता तो हम एक इज्जत की जिंदगी जीने के लायक नहीं है। तो मेरा और हमारे सब साथी ने, प्रदेश की कमेटी ने, जिसमें हमारे चीफ पैटर्न एमएल ठाकुर जी हैं, हमारे चीफ प्रवक्ता मनवीर कटोच जी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी वीर सिंह वर्मा जी हैं, और सभी जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे पैरामिलिट्री संगठन, और जो प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो हमारी छोटी इकाइयां हैं, सबने मिलकर फैसला किया कि आने वाले समय में अब हमारी जो सरकार है उसको उसी की भाषा में सिखलाया जाएगा जिस भाषा में वो सीखना चाहते हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो हम विधानसभा पटल पर बोला है, हम उसको आदेश मानकर चलते हैं कि अगर पेंशन लेनी है तो हमको चुनाव लड़ना जरूरी है। तो इन्हीं सब चीजों को विचार में रखते हुए हम लोगों ने यह फैसला किया कि आने वाले चुनावों में क्यों ना हम तर्क संगत तरीके से एक विचार और विशाल मंच बनाएं, जिसमें सब बुद्धिजीवी इकट्ठे हों, जिसमें प्रदेश के भी लोग इकट्ठे हों, जिनके साथ जातियां हो रही हैं, वो शिक्षक होंगे, वो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के और कर्मचारी होंगे जिनकी भी पेंशनें बंद हो गई हैं, जिनको अपनी मूलभूत सुविधाओं से छोड़ दिया गया है, एडहॉकिज्म चल रहा है, करप्शन का मामला बहुत ऊपर उठ गया है, पैरामिलिट्री का तो नाम है ही नहीं, उनको कोई जानता नहीं, उनका अस्तित्व नहीं, क्योंकि हर जगह मीडिया को भी थोड़ी भ्रांति है कि जहां भी वो जाता है वो बोलता है कि ये अच्छे काम जो हैं वो सैनिकों ने की हैं। जब सैनिकों का नाम लिया जाता है तो हम गुमनामी के छाए में खत्म हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सब कमेटी ने यह फैसला किया कि आने वाले चुनाव में हम क्यों ना उसी भाषा में, जिस भाषा में माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे पर विश्वास किया है कि हम आए, चुनाव लड़ें, ताकि हमारी जो मूलभूत और छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको पूरा किया जा सके। हमको इसमें कोई खुशी नहीं है, हम देशभक्त हैं, हम पीस लविंग लोग हैं। हम चाहते थे कि हमारी छोटी छोटी बातें सुन ली जाती, हमें बुलाया जाता, ताकि हमको इस विचार विमर्श की और इलेक्शन तक की आने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन बार बार ज्ञापन देने के बावजूद और बार बार जो है पर्सनल मीटिंग्स के बावजूद हमको इग्नोर किया गया और हमको कहा गया कि हेड काउंट में आप लोग किसी संख्या में है नहीं। जब हमारे को संख्या का बल बताया गया तो हमने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह भी लाया कि महोदय, हम 2.25 से 3 लाख के बीच में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, और अगर उनके परिवारों को भी डालें तो हम 15 से 18 लाख इस 70 लाख की पॉपुलेशन में बनते हैं, जो कि एक सीजेबल संख्या है। लेकिन उन्होंने कहा, और जो हमको वहां से जो आवाज मिली वो ये मिली कि आप लोग तो डिसिप्लिन हैं, आज तक भी आप लोग तो वोट देते आए हैं, इधर नहीं देंगे उधर देंगे, आपका काम यही है, आप इसी काम को आप करते रहिए, और जो भी चीजें हैं उनके बारे में आगे पीछे भी सरकारें सोचती आई हैं, आगे भी सोचती रहेंगी। लेकिन आज तक आप देखिए, कल माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमारे प्रदेश में आए, हमने सबने उनका स्वागत किया, उन्होंने एम्स की आधारशिला रखी हमारे बिलासपुर में, लेकिन एक भी वर्ड, एक भी शब्द पैरामिलिट्री के बारे में, पूरे प्रदेश की मीटिंगों के बारे में नहीं बोला। उससे एक सप्ताह पूर्व माननीय डिफेंस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने हमारे जो वीरांगनाएं हैं उनको पुरस्कृत किया था, जो मार्टियर्स हैं आर्मी की उनको सम्मान दिया था। लेकिन उस मंच पर भी एक भी शब्द पैरामिलिट्री के बारे में नहीं बोला गया, जबकि पिछले 30 साल से मैक्सिमम शहादत जो है पैरामिलिट्री ने दी है। वो बेशक बॉर्डर पे दी है, वो बेशक नेशनल ड्यूटी में दी है, वो बेशक किसी और यूएन ड्यूटी में दी है या कहीं भी दी है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अब हमारे लोग जो है अंदर से इस गलानी से हैं कि इस बढ़ती उम्र में जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे और हमारा परिवार हमसे पूछेगा, समाज हमसे पूछेगा कि ये लोग कौन थे, तो हम गुमनामी के साए में आए, सारी जिंदगी काम किया, मेहनत की, इज्जत दी, और जाते समय हमको ये भी पता नहीं है कि हम पैदा हुए थे तो हमारा नाम नहीं रखा गया, हम जा रहे हैं दुनिया को छोड़कर, हमारा कोई नाम नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। इसी पहचान को लेने के लिए हम आप सब मीडिया बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि सरकार के बहरे कानों तक एक कोई ऐसी हियरिंग एड लगाई जाए और पहुंचाई जाए, ताकि वो सुने कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे दिलों में क्या दर्द है। हम कोई गैर और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें नहीं मांग रहे हैं। संविधान के दायरे में रहते हुए, संविधान को रिस्पेक्ट देते हुए, देश की चुनी हुई सरकारों को रिस्पेक्ट देते हुए, हमने छोटी छोटी चीजें हैं जो मेडिकल की सुविधा है, प्रदेश में एक डिस्पेंसरी है, इतना बड़ा प्रदेश है, रिमोट इलाका है, और सब कुछ होने के बावजूद एक छोटी सी डिस्पेंसरी शिमला में दे दी गई। आप देखिए, आप सब रिमोट इलाके में जाते हैं, दूर दूर से कवर करते हैं,
कौन कहां आएगा, कैसे आएगा, सब स्पीति से आए हैं, कैसे आएंगे दवाई लेने, कब आएंगे, कितने दिन लगेंगे दवाई लेने के लिए, और उसको इंटेंट करने के बाद हफ्ते बाद 4 दिन बाद दवाई मिलेगी, फिर वापस जाएंगे, कितनी कीमत उस दवाई की होगी, इतने में आधा शरीर तो वैसे ही चला जाएगा। और शर्म की बात यह है कि इतने हॉस्पिटलों का उद्घाटन हो रहा है, एम्स का उद्घाटन हो रहा है, एक भी हॉस्पिटल हमारे सीजीएचएस में एमपैनल नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हिमाचल सरकार को एक भी ऐसा हॉस्पिटल इस लायक नहीं मिला कि वो सीजीएचएस, और केंद्र सरकार को भी नहीं मिला कि वो सीजीएचएस में एमपैनल कर दे। हमारे पड़ोसी पंजाब में देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में सीजीएचएस डिस्पेंसरी खुली है, कम से कम 150 से पौने 200 हॉस्पिटल एमपैनल हैं। क्या हम लोग इस लायक भी नहीं है कि अपने किसी हॉस्पिटल को एमपैनल कर सकें और अपने जो पैरामिलिट्री के साथी हैं उनको सुविधा दे सकें? कैंटीन की फैसिलिटी नील हो गई, जीएसटी लगने के बाद वैट तक वो फैसिलिटी थी, वैट चला गया, वो फैसिलिटी चलेगी, पेंशन चलेगी, और जो भी और भी सुविधाएं थी हमारे साथ साथ, कैंटीन के साथ मोबाइल कैंटीनों की सुविधा भी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। तो हमारे पास अब रहा क्या? कुछ भी नहीं, आवारा हो गए। और हम अभी भी कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हमारे शरीर में जान है, जब भी सरकार हमसे काम लेना चाहे ले सकती है। लेकिन अब क्योंकि सुना नहीं गया है, अंत भला सो भला, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। स्टेट की कार्य कमेटी ने फैसला लिया है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि बहुत से लोग और क्षेत्रीय पार्टियां और बहुत से बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं, और वो हमको लगातार पिछले 2 महीने से लगातार हमारे दिमाग में डाल रहे हैं कि जब तक आप लोग आगे आएंगे नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सब आपके साथ हैं। वो क्षेत्रीय पार्टियां भी साथ हैं। आने वाले अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उनका भी नाम आपके सामने लाएंगे। अभी हम अपनी प्रथम लिस्ट जो है उम्मीदवारों की आपके सामने, मीडिया के सामने सम्मुख रख रहे हैं। हम 6 आदमी हम शुरू में रख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी लिस्ट लंबी है। हमको शायद 35 से 36 सीटों तक हमको इस स्टेट में इलेक्शन के लिए उम्मीदवार खड़े करने हैं, जो हमारी कार्यकारिणी ने और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो बुद्धिजीवी हमारे से जुड़े हैं, अभी तक उन्होंने ये फैसला किया है कि 35 और 36 के बीच में, या ज्यादा से ज्यादा 40 के बीच में हम जो है अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो पहली लिस्ट जो हमने अभी आप सबके सामने लाई है, इस लिस्ट में हमारे एक उम्मीदवार ऊना डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिसकी हम लिस्ट आपको अभी दे देंगे। एक लाहौल स्पीति से हैं, वो स्वयं यहाँ से हमारे बीच में उपस्थित हैं, और हमको बड़ा गर्व है कि वो अपना सारा काम छोड़ के रात को चलकर यहाँ पर आए हैं। आज फिर वापस जाएंगे सिर्फ अपने ताकत को बचाने के लिए। श्री करम सिंह ठाकुर साहब हैं, जो स्पीति से आए हैं। अच्छा, जो ऊना से हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। ऊना से श्री राजकुमार जी हैं, लाहौल स्पीति से श्री करम सिंह ठाकुर जी हैं, बिलासपुर से श्री जोगिंदर सिंह चंदेल जी हैं, कुल्लू बंजार से श्री नारायण सिंह ठाकुर जी हैं, कुल्लू मनाली से श्री प्रीतम सिंह ठाकुर जी हैं, कुल्लू भुंतर से श्री टेकचंद ठाकुर जी हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी दूसरी लिस्ट है, लेकिन अभी हम फर्स्ट लिस्ट इसी को हम शेयर करेंगे। सेकंड लिस्ट को और ब्रॉड लिस्ट को, जो ब्रॉड माइंडेड होगी, हम तीन हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पूरी लिस्ट आपके सामने लाएंगे। और साथ में आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, और मीडिया के थ्रू हम सभी अपने बुद्धिजीवियों से भी कहेंगे कि हम लोग इतने सालों से पॉलिटिकल पार्टीज को देखते आए हैं। आइए बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा हो, हम सब मिलकर खड़े हों, और एक स्वच्छ, निष्पक्ष और अच्छा प्रशासन हम अपने लोगों को दे सकें, जिससे कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो भटक रही है, एडहॉकिज्म में भटक रही है, 3 साल 5 साल 15 साल 18 साल नौकरी पक्की नहीं होती है, एडहॉकिज्म चल रहा है। हर क्षेत्र में एडहॉकिज्म चल रहा है। करप्शन, जो इतना ईमानदार क्षेत्र था हमारा हिमाचल प्रदेश, वो अब धीरे धीरे इस सीढ़ी पर आगे बढ़ता जा रहा है। हमको इन चीजों को द इवल इन द बर्ड वाला सिस्टम करना है। हमको शुरू में ही ईमानदारी की तरफ सरकार को ले जाना है, और हमारे जितने भी साथी होंगे, हो सकता है कभी कोई किसी से त्रुटि हो सकती है, क्योंकि हम अभी इस खेल में आए नहीं है, ना हमको इसके बारे में पता है, क्योंकि हमको मजबूर किया गया है। हम अभी भी अपने दिल से नहीं आना चाहते थे, लेकिन मजबूर किया गया है कि जब तक आप लड़ेंगे नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हमने फैसला किया है। हम उस भारी मन से आए हैं, लेकिन अब हमारा मन खुश हो गया है कि शायद हम कुछ ऐसा कर सकें, क्योंकि इतनी सपोर्ट बुद्धिजीवियों ने और प्रदेश पार्टियों ने हमको दी है कि हमको अब अपने ऊपर विश्वास आ गया है कि शायद आने वाले समय में कुछ ऐसा हम चेंज ला सकें समाज में, समाज की सोच में, ताकि हम अपने देश और प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर ले जा सके।
मेरा यही आप लोगों से प्रार्थना है कि इस लिस्ट को आप लोग ध्यान में, संज्ञान में रखें और अगले हफ्ते हम एक बार और करके 6-7 दिन के अंदर हम नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें हमारी जो है सेकंड लिस्ट, 3 लिस्टों की फहरिस्त में सेकंड लिस्ट आ जाएगी और थर्ड लिस्ट में हम 10-15 दिन के अंदर हम तीनों लिस्टों को डिक्लेयर कर देंगे और कहां से उम्मीदवार है उसको भी डिक्लेयर कर देंगे। और उसके साथ साथ हमको किन मुद्दों पर आना है, अगली बार हम आपको अपना मैनिफेस्टो भी लेकर आएंगे कि उन मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे और उन मुद्दों को हम अपनी जनता के बीच में पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर सरकार आपसे बात करती है या बीच में कोई आश्वासन देती है 1-2 दिनों के बीच, फिर क्या आपका निर्णय रहेगा? फिर भी क्या आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? हमको आश्वासन और विश्वास जो आज तक दिया गया है वो सिर्फ जुबानी मिला है। पेपर में इतनी बार लिखने के बावजूद भी हमको कोई ठोस आश्वासन और जवाब नहीं मिला है। अब क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल मोड़ पास में है और अब आचार संहिता लगने वाली है, अगर सरकार आज भी ये कहती है कि हम 1-2 दिन में आपके गजट नोटिफिकेशन करके आपके काम कर देते हैं, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड जैसा हमारा मुख्य मुद्दा है उसको सॉल्व कर देते हैं, बुलाती है, बात करती है, तो फिर कार्यकारिणी कुछ निर्णय ले सकती है। लेकिन क्योंकि आज तक इतने सालों से बुलाया नहीं गया, बात नहीं की गई, इतनी रैलियां करने के बावजूद भी की गई और एक जो बोर्ड बनाया गया वो एक विचित्र बोर्ड है, जिसमें आप जानिए कि आप प्रेस वाले हैं, आप सब कुछ प्रेस के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसमें अगर मेरे को अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो मैं उसके आपके बारे में क्या निर्णय ले सकता हूं। इसी तरह हमारा एक बोर्ड बना दिया गया हुआ है पिछले 6 साल से, उसमें एक भी मीटिंग नहीं हुई है और उस बोर्ड के अध्यक्ष माननीय चेयरमैन मुख्यमंत्री हैं और उसके नीचे हमारे डीजी पुलिस हैं और उसके नीचे आर्मी के ब्रिगेडियर हैं। पैरामिलिट्री का आदमी उसमें कोई भी शामिल नहीं किया गया। तो जिसमें पैरामिलिट्री का ही आदमी शामिल नहीं है, जिसका दुख दर्द है, टू हुम द शू पिंचेस वाली बात है, उसी को जब नहीं लिया गया है और दांत के डॉक्टर को दिल का ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया गया है, तो वो काम कैसे होगा? हमें इसकी अभी तक कोई ऐसी ना तो कोई भनक है ना उम्मीद है, लेकिन अगर फिर भी कुछ हुआ तो हो सकता है कि हमको उसके ऊपर विचार करना पड़े। सर, आप शिमला शहर से भी चुनाव लड़ेंगे? हमारा जो कार्यकारिणी है इसके ऊपर बड़ी गंभीर है। शिमला की एक अभी जो चुनाव की जो एक चित्र उभर कर सामने आ रहा है, बड़ा ही विचित्र आ रहा है। अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम शिमला शहरी या रूरल को भी पकड़ें और शिमला डिस्ट्रिक्ट के अन्य जगहों से भी हम लोग उम्मीदवार अभी निकालेंगे। सर, जिस तरह से अगर आपकी सीटें आती है और हंग का होता है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, सपोर्ट करने की बात नहीं, हम तो कहते हैं कि हमारा वीर सैनिक एक भी बहुत है, 100 के बराबर है। सपोर्ट दूसरों को हमको करनी पड़ेगी, हम किसी को सपोर्ट करने वालों में से नहीं, क्योंकि ज्यादती हमारे साथ हो रही है। हम किसको सपोर्ट करें? हम उनको सपोर्ट कैसे करें जिन्होंने आज तक हमको भ्रामक स्थिति में रखा और भटकाते रहे। हम आएंगे, अगर हमारी जरूरत पड़ेगी, इस प्रदेश की जनता समझेगी और प्रदेश की जनता न्यायोचित ढंग से हमारे उम्मीदवारों को, हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमको जगह जगह जाकर बड़े फोन आते हैं और आजकल इतना वो मिल रहा है कि हम लोग चेंज चाहते हैं, हम थक चुके हैं सेम प्रकार की सरकारों से, और अगर उस चेंज में हमारे साथी आते हैं तो वो हमेशा लीड करेंगे और किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं। ऐसी नौबत आती है तो जी नहीं, आने पर भी जिसको जरूरत होगी वो हमारे ही मैनिफेस्टो को अगर लागू करेगा, नंबर 1 सबसे ऊपर रखेगा हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे से बात करेगा और हमारी जो बातें हैं, मांगे हैं, सबसे ऊपर रखकर उनके ऊपर बात करेगा, तो हो सकता है कि कार्यकारिणी उसके ऊपर विचार करे। अगर वो हमारी मांगे सबसे ऊपर नहीं रखता कोई भी दल, तो शायद अब हम फौजी हैं, इनको नरम वाले भी मिल गए, लेकिन अब हम इनको वो भी दिखा देंगे कि दुश्मन से हम लोहा ले सकते हैं, तो हम आपकी गलत कार्य प्रणाली से भी लोहा ले सकते हैं और सख्त डिसीजन लेने के भी हम काबिल हैं। आपने कहा 35 जी, अभी हमने जो, क्योंकि आप देखिए अभी हमारा नया सिस्टम है, अभी हम लोगों को इसके ऊपर झोंका गया है, चुनाव हम पर झोंका गया है, हम लोग खुद इसके लिए रेडी नहीं थे। हमको बोला गया है कि आप चुनाव लड़िए तो अपनी मांगे मनवाइए, अब जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप नहीं। तो अभी हमने जो 35 और 40 के बीच में सीटें चिन्हित की हैं, वहां से हमको ओपन रिस्पॉन्स आया है, इतना अच्छा रिस्पांस आया कि हमारा जो नेतृत्व है सारा, उन्होंने कहा कि ये सीटें तो हम लड़ सकते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।
बाकी जगह भी अभी थोड़े दिन हैं, अभी इलेक्शन मोड पे अभी गवर्नमेंट की मशीनरी नहीं आई है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले दिनों में स्थिति में परिवर्तन हो और लोग उठकर आए। अभी आपके यहाँ आने से पहले पहले मेरे को 2 फोन आ गए कि हमारा भी नाम ऐड कर दीजिए। हमने कहा अभी ऐड नहीं करेंगे, हम बाद में ऐड करेंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए किसने बोला है आप? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन, विधानसभा सदन के पटल पर बोला कि जिनको भी पेंशन लेनी है वो इलेक्शन लड़िए और ले लीजिए। जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आप बताइए कि ये कितना बड़ा अत्याचार है कि एमएलए एमपी 4-4 पेंशन लेगा और हमारा जो सोल्जर है, जो गोली खा रहा है, जो दुश्मन की गोली खा रहा है, जो अपने देश में अपने नक्सलाइट की गोली खा रहा है, जो टेररिस्ट की गोली खा रहा है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में हाथ बटा रहा है, जो पुलिस प्रशासन के साथ हाथ बटा रहा है, लोकल प्रशासन के साथ हाथ बटा रहा है, आर्मी के साथ हाथ बटा रहा है, इतना होने के बावजूद उसको कहा है कि तुम्हारे को कुछ दिया नहीं जाएगा और उसके ऊपर चैलेंज कर दिया गया कि इलेक्शन लड़ लो अगर तुमको कुछ चाहिए तो हमने उस बात को अपने हृदय से लिया है और हम उनका धन्यवाद ही करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया है कि अगर हमको कुछ करना है तो ये रास्ता है। तो हम उनको सैल्यूट करते हैं और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हैं। सर, राजनीति